है प्रोफेसर राना मुबश्शिर रज़ा और आप जो हैं अभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MOCC स्टडी बीट्स। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं कि जिन्होंने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारा फेसबुक पेज जो कि MOCC लाइव के नाम से है उसको भी लाइक किया हुआ है और यही वजह है कि आपके पास हमारी हर आने वाली अपडेट जो है वो मिल रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मत कीजिएगा, रहने दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपको डेफिनेटली हर टॉपिक के मतलब और आपके इंटरव्यूज़ के मतलब अपडेटेड नॉलेज मिलेगा। सो आप कामयाब हो जाएंगे। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आप कामयाब ना हो तो वो फिर तो सब्सक्रिप्शन रहने दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जी, ऑन ए लाइटर नोट सब्सक्राइब करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और 22 जुलाई को पेपर होता है KPPSC का, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का इंग्लिश लेक्चरर का ये पेपर था। इंग्लिश लेक्चरर के इस पेपर में हम जानते हैं कि 45 मार्क्स का ये पेपर होता है। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि KPPSC का पेपर सर इस दफ़ा सॉल्व करके हमें नहीं मिला, आप सॉल्व कर दीजिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कॉपी हमारे पास नहीं थी। कॉपी जो है अभी हमें मिली है और इतनी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, यकीनन जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके होंगे तो तब तक इसकी साफ़ कॉपीज़ भी आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास हमने काफ़ी वेट कर लिया और यही एक कॉपी जो है वो डिस्टॉर्टेड कॉपी थी। तो अब हम इसी के ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं। पेज 2 के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि हमें काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आंसर को डिस्टॉर्ट कर सकती है, तब्दील कर सकती है। सो दैट्स रीज़न वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको 100% एक्यूरेट आंसर अगर नहीं भी दे सकते तो 99.9% तक ज़रूर एक्यूरेसी हो। सो जी, प्रोसीड फर्दर करते हैं। पहला आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो है कुछ ड्राइंग्स चल रही हैं साथ साथ, तो इनको ख़त्म करते हैं जी। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं यहाँ से। इसको ख़त्म करेंगे तो हम ऊपर जा सकेंगे। ठीक है, हमने कहा कि ज़रा इसको देख लें कि हम मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जो है वो पहला हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास है लिंग्विस्टिक्स टर्म दैट डील्स विद हाउ सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग। आप जानते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग की बात होगी डेफिनेटली ये ना तो एलिब्रेटिव होगा ना डिस्क्रिप्टिव होगा, और ये है जी सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो हमारा आंसर होगा बिल्कुल अप टू द मार्क, वो हमारे पास होगा जी प्रैग्मेटिक्स, पहले वाला ए वाला। ठीक है जी। आई एम श्योर कि इसको आपने समझ लिया। दूसरे नंबर पे है जी एज पर सेमेंटिक रोल्स डैश इज एन एंटिटी दैट परफॉर्म्स एक्शन। ये आप जानते हैं कि जब जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम एजेंट कहते हैं। ठीक है सर। एजेंट के बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक पोएम है। ये पूछा जा रहा है कि ये पोएम किन्होंने लिखी है। आप इन द सेवन वुड्स वॉज रिटन बाय, तो ये पोएम लिखी गई है WB यीट्स से। WB यीट्स जो हैं वो इस पोएम के राइटर हैं, आपको ये भी पता चल गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, द करैक्टर प्रॉस्पेरो अपीयर्स इन, आप ये जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई सबसे आखिरी क्लेमिनेशन है और ये इतने ज़बरदस्त प्ले है कि जैसे जैसे विलियम शेक्सपियर की लाइफ ख़त्म हो रही है वैसे वैसे प्रॉस्पेरो और जो दूसरे करैक्टर्स हैं इस खेल के अंदर वो भी दुनिया को खैराबाद कर रहे हैं। द टेम्पस है वो वाहिद प्ले है जो कि 3 यूनिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा किताबों में ये गलत लिखा हुआ है कि वो जी हमारे पास जो है वो 12th नाइट 3 यूनिटीज़ को पूरा करता है, गलत है। इसका सही जवाब द टेम्पस्ट है और टेम्पस्ट में ही हमारे पास प्रॉस्पेरो का करैक्टर है। बाय द वे किंग लियर, हैमलेट और ओथेलो जो है आपके इंटरव्यू में ये काफ़ी हेल्प आउट देगी। 1904 में AC ब्रैडले ने किताब लिखी थी द शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ के नाम से। ये तीनों जो हैं ये उसमें भी शामिल हैं। आगे जी, अपिकोरस
नॉवल इज़ अबाउट। आप जानते हैं पिकारस जो है वो पिकारो से है, स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब ही होता है कि रफ़। सो इसका हमारे पास जो है वो रोग्स एडवेंचर जो है ये हमारे पास पिकारस नॉवल होगा। नॉवल्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एपिस्टोलरी नॉवल है, पिकारस नॉवल है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रॉग्स एडवेंचर्स जो हैं हमारे पास, ये जैसे आपके पास टॉम जॉन्स है हेनरी फील्डिंग का, और बहुत से नॉवल इसमें आ जाते हैं। ओके जी, इन व्हेन यू आर ओल्ड यीट्स इकोज। अच्छा, ये एक पोएम है, इन व्हेन यू आर ओल्ड यीट्स जो है इसने अपने बिलव्ड के मुतल्लिक़ लिखी है, और इसमें इसका जो सही आंसर है वो बी है, द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ लव इज़ द राइट आंसर। ओके जी, 7 नंबर पे है जी, हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लैंड। आप जानते हैं कि 1340 में पैदा होने वाला ये जेफे चौसर है, जिसकी 1400 में जिसकी डेथ हो जाती है। सो इसी ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करवाया। और कपलेट आप जानते हैं कि शायरी में, अंग्रेज़ी शायरी में उस वर्स को कहा जाता है जिसके अंदर 2 लाइनें होती हैं। ठीक है जी। ओके जी, द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स आर, आप जानते हैं वो विजिटर्स हैं जो कि जा रहे हैं। और विजिटर्स क्यों हैं? क्योंकि वो अभी जो हैं वो एक श्राइन पे जा रहे हैं सारे के सारे। सो विजिटर्स इसका सही आंसर होगा। 9th पे देखते हैं जी, अमंग द स्कूल चिल्ड्रन इज़ अ पोएम रिटन बाय, बहुत फेमस पोएम है W.B. Yeats की। आई एम श्योर आप सबका ये आंसर ठीक होगा। सो अमंग द स्कूल चिल्ड्रन इज़ अ पोएम रिटन बाय W.B. Yeats। From which of Browning's poem is taken the line "Wilt please you sit and look at her"? ये My Last Duchess से जो है वो इसकी पोएम से ये लाइन ली गई है। ओके जी, कुबला खान बिल्ड द डूम इन एग्जेंडो। ये आप जानते हैं कि एस टी कॉलरिज की लिखी हुई एक पोएम है, और ये कुबला खान ने अपना जो डूम है वो एग्जेंडो में उसको बिल्ड किया था। इसको ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। और इसमें एस टी कॉलरिज आपको पता है एक ओपियम एडिक्टर था। एक ऐसा पर्सन था जो कि बाज़-औक़ात अफ़ीम खा के एक नई दुनिया में चला जाता था, लेकिन बहुत मज़े का काम था। इसकी किताब थी एड्स टू रिफ्लेक्शन, बहुत मुतासिर किया था। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज दोनों कंटेम्प्रेरी थे, 2 साल का सिर्फ फ़र्क था। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा होता है, ये 1772 में होता है। लेकिन इतना कमाल का काम है इसका, एड्स टू रिफ्लेक्शन, इसने बहुत मुतासिर किया अमेरिकन को। और बाद में आने वाली मूवमेंट जिसमें ट्रांसेंडेंटलिज्म है और बहुत सी मूवमेंट्स हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बजाय एस टी कॉलरिज की वजह से ही परवान चढ़ी। और उसकी वजह ये थी कि एस टी कॉलरिज ने जब विज़िट किया था मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, तो एस टी कॉलरिज बहुत मुतासिर हुआ था मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दौरान। इसे नए नए आइडियाज़ को इकट्ठा किए थे। ये सारी की सारी तफसीलात हमारी क्लासेस और इंटरव्यू लेक्चर्स में मौजूद हैं, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। ओके जी, एसेस ऑफ इलिया आर ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स है, बहुत इजी है ये वाला। 13 नंबर पे है, शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज़। ये जॉन रस्किन की बड़ी मशहूर लाइन है कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज़ हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। ओके, सो वॉज सेड बाय जॉन रस्किन। डैश वॉज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस है, वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ। सो इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। इसके सिर्फ 6 नावल हैं जेन ऑस्टन के, और सब के सब बड़े मज़े के हैं। Who wrote the early 16th century prose works Utopia? आप जानते हैं, सो टॉमस मोर ने लिखा है। इस पे एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे। डैश इज द एग्रीमेंट ऑफ अ वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। सो इसका सी हमारे पास जो है वो आंसर होगा, कंकर्ड इज द एग्रीमेंट ऑफ अ वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। 17 नंबर पे है जी, लैंग्वेज प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 साइमल्टेनियस प्रोसेस। ये आप जानते हैं थॉट एंड स्पीच है। बहुत इजी सा और बेसिक सा क्वेश्चन था। सो थॉट जो होती है तभी आपकी स्पीच जो है वो ये साइमल्टेनियस की वजह से हमारे पास बी ऑप्शन होगा। Dash is the use of elements from one language in the same utterances are use of elements from 2 languages. Sorry. ओके, जब 2 लैंग्वेजेस से आप चीज़ों को मिक्स करते हो वो कोड मिक्सिंग कहलाती है। इजी था। द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेजेस, फोनीम जो होते हैं जी, मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इसको ज़रूर एक्सप्लेन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है ये। अगर जॉर्ज यूल की किसी ने द स्टडी ऑफ लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, जो हम अपने इंटरव्यूज़ और क्लासेस में कवर करवाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। द स्कूल ऑफ थॉट विच प्राइमरली फोकस ऑन द ग्रामेटिकल साइड ऑफ लैंग्वेजेस। डेफिनेटली ये स्ट्रक्चरलिस्ट हैं जो कि इस तरफ जाते हैं कि ग्रामेटिकल साइड को मज़ीद फोकस करते हैं और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, 21 पे है जी, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ प्रोज। हाँ, ये मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ लोगों को समझा जाता है।
और लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो मुख्तलिफ नाम नहीं हैं, जैसे हमारे पास जो है वो किसी किंग का नाम नहीं है, तो फ्रांसिस बेकन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि इसको समझा जाता है फादर ऑफ प्रोज। द स्टाइल ऑफ फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी, आप जानते हैं 1590 से 1596 के दरमियान मुख्तलिफ जो है इसने इंस्टॉलमेंट्स में लिखता चला गया था। ये एक ओल्ड फैशन है, डेलिबरेटली एक ओल्ड फैशन है। उसकी वजह ये थी कि ये मुतासिर करना चाहता था क्वीन को, और उसके लिए वो वही फैशन था। वही हमें नाइट्स नज़र आते हैं, वही रेड क्रॉस नज़र आता है। ये ओल्ड फैशन है। हु इंट्रोड्यूस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, और रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत डिस्टॉर्टेड पेज है, लेकिन हमने कोशिश की है आपकी आसानी के लिए कि आप इसको ढंग से समझ सको। मीनवाइल जब तक आप इसको समझते हो, एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए है, और वो ये है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो MOCC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अभी तक 89 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ को पैदा किया है। हमारे इंटर एक्टिव सेशंस हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन सेशंस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल सकते हैं। इसमें 2 मोड्स में हम आपको क्लासेस ऑफ़र करते हैं। पहले मोड में आपके पास जो हैं क्लासेस इस तरह से होती हैं कि आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड सेशंस को सुनना होता है, और दूसरे में आप हमें हमारे इंटरैक्टिव सेशंस में ज्वाइन कर लेते हैं। हम आपको लाइफ टाइम MOCC के नोट्स तक एक्सेस देते हैं, मॉक सेशंस होते हैं, और पढ़ाने वाले तमाम के तमाम वो प्रोफेसर्स हैं जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो कोई क्वैक हो, जिसे अपने सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज ना हो, ठीक है जी। और इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे KPPSC और PPSC के। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। हमारे रिप्रेजेंटेटिव 24/7 आपकी आसानी के लिए मौजूद हैं और आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने पेपर के बाकी हिस्से की तरफ। अच्छा जी, इसमें आपने थोड़ा सा मेरे साथ ताउन करना है, क्योंकि पिक्चर्स इस तरह से ही हैं। मुमकिन है कि मुझे एक क्वेश्चन को दो से 3 दफ़ा पढ़ने की कोशिश करनी पड़े। अच्छा जी, द टेक्निक यूज बाय वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है जिसमें आप जानते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ख्यालात का एक बहाव है। वो जो आपका करैक्टर है वो बात करते करते कहीं निकल सकता है, कहीं भी जा सकता है। जैसे टू द लाइट हाउस है आपके पास, जैसे मिसेस डैलोवे है आपके पास है वो। ओके जी, अब जो है वो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज। ये आप जानते हैं कि वेराइटी ऑफ लैंग्वेज जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से यूज़ करते हैं उसे हम इडियोलेक्ट कहते हैं, ठीक है जी, इडियोलेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड, जो उसकी ऑटोबायोग्राफिकल जो है वो पोएम के तौर पर समझा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है तो वो हम जानते हैं द प्रील्यूड है, ठीक है जी। एडमंड स्पेंसर है, सिडनी है, और जो हमारे पास बाकी राइटर हैं टॉमस नेश हैं, ये किस एज से ताल्लुक़ रखते हैं? इसका जवाब एलिज़ाबेथन एज है। एलिज़ाबेथन एज से ये जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज इज़ अ बैलेड। तो ये राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर है, जो कि आप जानते हैं 1798 में जब लिटरेरी बैलेड्स जो हैं, लिरिकल बैलेड्स जो हैं वो पब्लिश हुए थे, तो उनमें थे जिसमें 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 एस.टी. कॉलरिज की थी। दोनों ने नई मूवमेंट की बुनियाद रखी थी, तो इसी तरह से उसी मुनासिबत से उसमें ये शामिल है। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ पोएम लाइसिडिस इज़। लाइसिडिस आप जानते हैं कि एलेजी है, बल्कि पेस्ट्रल एलेजी है, जॉन मिल्टन की लिखी हुई है। ज़रा ढंग से इसके समरी पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यूज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, वो वॉज मोर इम्पोर्टेंट इन द पोइट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप। हम जानते हैं अलेक्जेंडर पोप के लिए सब्सटेंस इम्पोर्टेंट नहीं था, फॉर्म इम्पोर्टेंट थी, तो इसका बी आंसर होगा। अच्छा जी, विच सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। तो हम जानते हैं कि जी 18th सेंचुरी जो है वो कहलाती है एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। अभी तक तो वैसे हम बड़ी कामयाबी से इसको पढ़ते चले जा रहे हैं। आपको शायद ऐसे लग रहा हो कि पता नहीं सर कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिस से हमें ये पता चला है कि क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है, और हमने काफ़ी इस पर गौर किया है कि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके।
सो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप एमओसीसी का प्लेटफॉर्म से सिर्फ खुद ही इस्तेफादा हासिल करें, इसको उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो आप समझते हैं कि जिन तक ये आंसर्स अभी तक नहीं पहुंच सके। और अगर आप चाहें तो इनकी हम कोशिश करेंगे कि अपडेटेड कॉपी और ठीक ठाक कॉपी जो है वो खुद से, लेकिन खुद से हम इसलिए क्वेश्चंस नहीं बनाना चाह रहे, खुद से अपनी स्टेटमेंट इसलिए नहीं बनाना चाह रहे हैं, खुद से इसलिए क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं कि उससे पेपर की वैलिडिटी के ऊपर फ़र्क आएगा। यहाँ पे अटैम्प्ट इसलिए हमने किया। सो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, व्हाट इज़ सोनेट? आप जानते हैं कि सोनेट क्या होता है। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है कि अ पोएम ऑफ 8 लाइन्स, बी आंसर ठीक होगा। ओके जी, अब जी आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मीटर राइम? ये जो स्टडीज़ होती हैं मीटर राइम्स वगैरह वगैरह, ये जो है इनको प्रोसिडी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक होगा जी। व्हाट इज़ फेरी क्वीन? आप जानते हैं फेरी क्वीन जो है वो एक एलेगरी है। एलेगरी वो होती है जिसमें सतही लेवल पे मतलब कुछ और होता है, अंदर जो है वो कहानी कुछ और होती है। फेरी क्वीन में भी ऐसा ही है, सतह पे हमें जो है वो लाइन नज़र आता है, रेड क्रॉस नज़र आता है, लेकिन असल में कहानी ये होती है कि ये प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स के दरमियान सारी के सारी जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट को, स्किर्मिशेस को दिखाया गया। ठीक है जी। सो ये एक एलेगरी है, एलेगरी जो है वो उसके तौर पे जाने जाती है। ठीक है जी, इसको गौर से देख लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है जी द रिलेटिव स्टेबल लैंग्वेज सोशलाइजेशन इज़, ये डायग्लॉसिस होती है जी। ये हमारे पास जो है वो 35 नंबर पे द रिलेटिव स्टेबल लैंग्वेज सोशलाइजेशन इज़, ये डायग्लॉसिस होगी जी। ठीक है। अच्छा, अगर इनमें हमें पढ़ने में या एक आध वर्ड से कोई गलती हो जाए तो उस पर हमें फतवे लगाना ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट आपके सामने है जिसे हमने एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन हमारी 100% अगर कोशिश नहीं भी तो 99.99999% कोशिश है कि आंसर्स बिल्कुल ठीक हों। ठीक है। अमूमन ये होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स को एक आध आंसर जो है उनको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो बहुत फतवे शुरू कर देते हैं, तो इस पर थोड़ा दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि हमें ये जो टेक्स्ट मिला है लेकिन हमने इस पे आंसर्स हमारे उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, टू बी और नॉट टू बी कम्स फ्रॉम द, ये आप जानते हैं कि ये लाइन विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए हैमलेट से है। अच्छा जी, द आइडिया ऑफ जनरेटिव लैंग्वेज, अच्छा जी ये लैंग्वेज, अच्छा ये हमें स्टेटमेंट जो है वो मुझे दोबारा कंफर्म करने दीजिएगा। जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, द आइडिया ऑफ जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये नॉम चॉम्स्की जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है जी। व्हाट वाज प्रोमिनेंट पोएट, हु वाज द प्रोमिनेंट पोएट ऑफ अगस्टन एज? ये आप जानते हैं एलेक्जेंडर पोप हैं। सैट्रिकल वर्क वाज पॉपुलर इन, ये 18th सेंचुरी में सैट्रिकल वर्क पॉपुलर था। क्लासिकल एज इज़ ऑल्सो नोन एज, ये एज ऑफ गुड सेंस के तौर पर भी जानी जाती है और एज ऑफ रीजन के तौर पर भी। सो ऑप्शन सी ठीक होगा, बोथ ऑफ देम। फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन रोमांटिक रिवाइवल के तौर पर। देखें 1789 में होने वाली ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, जैसे जैसे लिटरेचर के अंदर जो है हमारे पास रोमांटिसिज्म आती है। रोमांटिसिज्म थी क्या कि इससे पहले जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, लिटरेचर में लिखने की आज़ादी नहीं थी अपनी मर्जी का। रोमांटिसिज्म ने आके यही तो बात की थी, ये उन्होंने कहा था कि एक्सप्रेस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, स्पॉन्टेनियस जिसे रोका ना जा सके। सो रोमांटिक रिवाइवल इसका ठीक आंसर है जी। ओके जी, हु इज़ द राइटर ऑफ मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड द पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी? अच्छा जी, ये जो हमारे पास है मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड द पोएम्स ऑफ द 17th सेंचुरी, इसको बेसिकली एडिट किया था ग्राइडसन ने, लेकिन हमारे पास चूंकि आंसर ही वही है ग्राइडसन, तो डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की लिखी हुई इज़ अ फेमस वर्क ऑफ मिल्टन रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये एपिक फॉर्म के अंदर मौजूद है। मोक एपिक का तो सवाल ही पता नहीं होता है, सो इसका आंसर ए ठीक होगा। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द एसेस ऑन मैन? अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई है और इसमें वो सिखाता है, अलेक्जेंडर पोप दूसरों को गाइड करता है, डिक्टेट करता है। ठीक है जी। हु हैज़ बीन कॉल्ड द, हमारे पास इसको भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ओके जी, हम इसको वेरीफाई करते हैं और अभी आंसर देते हैं। अच्छा जी, इसका डी जो है वो आंसर ठीक होगा। डन जो है, हु हैज़ बीन कॉल्ड द मोनार्क ऑफ विच, डी आंसर डन जो है वो इसका ठीक होगा। लीजिए, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम तर आंसर्स एग्जैक्टली अप टू द मार्क्स जो हैं वो बता दिए जाएं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो इसके अंदर मिस है, जो आप चाहते हैं कि इम्प्रूव कर दी जाए,
तो आप डेफ़िनेटली वो हमें बता सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसका मूड चेंज कर रहा हूँ। ये जी आप पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं बल्कि ऊपर स्क्रीन से भी चीज़ों को रिमूव करता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये अब आप जो हैं वो दोनों स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहली, ये दूसरे वाली। ठीक है जी, हमने इनको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और लास्ट पे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। प्लस अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो MOCC के उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इट इज़ द राइट टाइम कि जिसमें आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और MOCC एक ऐसा इदारा है जिसने 89+ ऑफिसर्स को पैदा किया और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा KPPSC और PPSC से हमारे 40+ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे और इंशाल्लाह हम उनके रिजल्ट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। प्रीवियस सक्सेस स्टोरीज देखना चाहें तो MOCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे फेसबुक पेज पे चला जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे IT टीम वाले। सो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। सो अगर कोई भी क्वेश्चन किसी किस्म का बाकी हो तो आप पूछ सकते हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त एंड आई एम विशिंग यू गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। और मुझे यकीन है कि आप सब बहुत सी चीज़ों को अच्छा करोगे और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सो खुदा हाफिज़ फ्रॉम माई साइड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।